हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। हम लोगों ने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के फीचर्स में कई सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, तो फीचर्स वाला पोर्शन ख़त्म करेंगे हम। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ अब केस स्टडीज़ नहीं है फीचर्स के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आपको पता है शेयर्स मूवेबल एसेट होती हैं। मूवेबल एसेट मीन्स आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एनी आइडिया क्यों ऐसा क्यों करती है कंपनी? रीज़न है, एक जस्टिफाइड रीज़न है। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 200 मेंबर्स। अब जब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो तो मैं कितने भी मेंबर बढ़ा दूंगी। इट्स लाइक दैट, मान लो मेरे पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और मैं अकेली ही 1 लाख शेयर्स को मान लो 10 लोगों को बेच दूँ, है ना। 10 लोगों को, किसी को 10,000 बेच दिए, किसी को 5,000 बेच दिए, किसी को 15,000 बेच दिए, ऐसे अलग अलग बेच दिए मैंने। तो इन दैट केस कंपनी के बैठे बैठाए नंबर ऑफ मेंबर्स पहुंच जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मान लो ऑलरेडी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स 195 है और मैं 10 लोगों को बेच दूँ, तो कंपनी के मेंबर्स की लिमिट 200 से बढ़ा दूंगी मैं। तो कंपनी ऐसा होने नहीं देगी बिल्कुल भी। तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी डेफिनेटली कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। प्रोहिबिट तो वो भी नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स तो एकदम एब्सोल्युटली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कतई कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से जब भी आपको कंपनी से एग्जिट होना है हो जाओ, अपना पैसा निकाल लो और कंपनी में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी कैपिटल तो एज इट इज इंटैक्ट रहती है, तो सिर्फ होल्डर्स चेंज होते रहते हैं कंपनी के, कंपनी का कैपिटल स्टेटस एकदम कांस्टेंट रहता है ना। लेट्स सी सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 enunciate the principle by providing that the shares held by the members आर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 44 क्या बोलता है कि कंपनी के शेयर्स कौन सी एसेट हैं? मूवेबल एसेट हैं एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ने जैसा बोला है वैसा ट्रांसफर हो सकता है। If the articles do not provide anything for the transfer of shares and regulations contained in Table F in Schedule 1 of Companies Act are also expressly excluded, the transfer of shares will be governed by the general law relating to the transfer of movable property। तो अगर आर्टिकल साइलेंट है और साथ में ये भी बोल दिया कि टेबल एफ के प्रोविजन, देखो ऐसा है, आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ के प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं। बोले टेबल एफ भी फॉलो नहीं करना है, हमारे आर्टिकल्स सिर्फ अपने ही ओन बातें मानेंगे और आपने ट्रांसफ़र के कंसर्न में कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मल जो प्रोविज़न होता है मूवेबल असेट्स को ट्रांसफ़र करने का, वो प्रोविज़न शेयर्स पे एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि शेयर इज़ अ मूवेबल असेट। बात मेरी समझ में आ गई सबको? तो मूवेबल एसेट है, आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, आर्टिकल्स में जैसा लिखा है। आर्टिकल साइलेंट तो टेबल एफ को एक्सक्लूड कर रखा है। तो नॉर्मल मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के जो प्रोविजंस हैं वही हमारे शेयर्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, हाउएवर there are restrictions with respect to transferability of shares of a private limited company। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स 200, याद रखना। even if the shares of private limited company is in demat firm, restrictions by articles of the company shall apply। ऑफ कोर्स आपको मानना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तो डीम्ड पब्लिक हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा, तो ये सारे कंप्लाइंसेस पब्लिक कंपनी वाले करने पड़ जाएंगे। फॉर दैट सेक कंपनी आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाएगी ही लगाएगी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फीचर कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। स्यू एंड बी स्यूड मीन्स, देखो अगर कंपनी ने कुछ कांड किया तो दूसरा पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, ठीक है। और किसी और ने कुछ कांड किया तो कंपनी अपने नाम से दूसरे के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है। तो कंपनी पे भी कोई केस कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है, दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। तो कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है, कंपनी को किसी और के नाम की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ये नहीं कि मेंबर्स के नाम पे केस कर रही है ना, या फिर लोग जो हैं वो मेंबर्स पे केस करें। नो,
सेपरेट एंटिटी, याद रखना हमेशा। तो कंपनी सेपरेट एंटिटी है तो अपने नाम पे उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। आज मान लो मेरे साथ गलत है तो सोनम जैन ही तो केस लगेगी ना, या फिर मेरे घर वाले उठा के केस लगाएंगे तो मेरे नाम से केस फाइल करूंगी मैं, है ना, मेरे अगेंस्ट में, अगर मेरे से कुछ गलत किया है तो किसी ने, या फिर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मैं किसी की प्रॉपर्टी खा गई, किसी का टप्पा का दिया, मर्डर वोटर, है ना, तो पुलिस किसके अगेंस्ट में केस चलाएगी, मेरे अगेंस्ट में या मेरे हस्बैंड के केस अगेंस्ट में? ना बाबा, मेरे हस्बैंड को क्यों पकड़ा जाएगा, मैंने अगर मर्डर किया है तो मैं ही फंसूंगी। तो सिंपल क्लियर कट बात है, अगर कंपनी ने कुछ गलत किया तो कोई भी दूसरा पर्सन कंपनी पे केस फाइल करेगा, और कंपनी के साथ किसी ने गलत किया तो कंपनी उस पर केस फाइल कर सकती है। इवन आपको पता है एक बहुत ही मस्त बात, कंपनी ना अपने मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकती है। मेंबर्स अलग है ना, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने पैसा लगाया, वो ओनर्स हैं, लेकिन स्टिल कंपनी अपने मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकती है, और मेंबर्स कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। तो लेट्स सी, अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट can sue and be sued in its own name. To sue means to institute legal proceedings against or to bring a suit in a court of law. तो sue करना मतलब केस फाइल करना। All legal proceedings against the company are to be instituted in its name, खुद के नाम पे। Similarly, the company may bring an action against anyone in its own name. A company as a person distinct from its member may even sue on its own members. तो कंपनी अपने मेंबर्स के अगेंस्ट में भी सू कर सकती है और मेंबर्स उसके अगेंस्ट में भी सू कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब केस में फंसा सकते हैं, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। आपको पता है कंपनी क्या काम कर सकती है, पता है, जो उसके एमओए और एओए में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? एमओए एंड एओए। ये जो एमओए एओए है ना, ये इसकी चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल है। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके घर में आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपके पर कुछ बाउंड्री वॉल बना रखी होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे से पहले पहले रात के घर में आ जाने चाहिए, ये नहीं कि घूमते फिर रहे हो। अभी तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल भी नहीं होता, घर से बाहर ही नहीं जाते हैं, है ना। पहले ऐसा होता था ना कि 10 बजे के बाद बाहर नहीं घूमते फिरोगे, है ना। अच्छा, महीने में कितनी मूवी, एक मूवी से ज़्यादा नहीं देखोगे, जैसा भी रूल है आपके घर का, है ना। तो आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे ना, कुछ आपके पास बाउंड्री वॉल बना रखी है। एग्जैक्टली कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स डिसाइड करेंगे। और समाउ कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो हम जा ही नहीं सकते। देखो, सबसे बड़ा बाप है इसका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कॉन्सोनेंस में कंपनी का क्या बनेगा? एमओए बनेगा, और एमओए के कॉन्सोनेंस में क्या बनेगा? आर्टिकल्स बनेगा। इनके बियॉन्ड जाने के बारे में कंपनी सोच भी नहीं सकती, और करेगी तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। एमओए के बियॉन्ड जाएगी तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, है ना। तो लेट्स सी, अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स एमओए। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेगुलेट्स द पावर्स and fixes the objects of the company and provides the edifice upon which the entire structure of the company rests. तो इसका मतलब यहाँ पे एमओए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आर्टिकल्स बनते हैं और जिसके बेसिस पे पावर्स डिसाइड होती है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। द एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ इट्स एमओए। जो भी एक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ है एमओए में कि कंपनी फला फला काम कर सकती है, कंपनी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकती है, कंपनी एसी बना सकती है, कंपनी वॉशिंग मशीन बना सकती है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है एमओए में, तो वही कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। इन ऑर्डर टू एनेबल इट टू कैरी आउट इट्स एक्शन विदाउट सच रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन इन मोस्ट केसेस सफिशिएंट पावर्स आर ग्रांटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट once the power have been laid down it cannot go beyond such powers unless MOA itself altered prior to doing so. तो अगर आपको कुछ नया काम करना है तो you will have to alter your MOA। MOA के ऑल्ट्रेशन के बिना कुछ और काम करने के बारे में सोचना भी मत। Got it? Clear? चलो आगे बढ़ते हैं। Now separate management, this is the special feature of the company। देखो जनरली क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स ही पैसा लगाते हैं, वही ओनर्स हैं,
वही मैनेजमेंट देखते हैं। सोल प्रोप्राइटर में तो बेचारा वही सब कुछ कर रहा होता है, पैसा भी खुद लगाता है, रिस्क भी खुद ले रहा है, मैनेजमेंट भी खुद ही देख रहा है। लेकिन कंपनी में मेंबर्स ओनर्स हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स मैनेजमेंट देखते हैं। तो दो अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं जो मैनेजमेंट देख रहे हैं। हाँ, मेंबर्स के लोग भी हो सकते हैं मैनेजमेंट में, ऐसा मना ही नहीं है, बट एवरी मेंबर इज़ नॉट इन द मैनेजमेंट। आज एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिसमें 10 लाख मेंबर्स हैं, तो डायरेक्टर 10-15 ही है ना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं। तो काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट सेपरेटली काम कर रहा है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट डायरेक्टर as their representative to maintain the corporate function of companies. In simple words, companies administered and managed by the managerial personnel. तो कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजरियल पर्सनल मैनेज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंपनी में दो सेपरेट सेगमेंटेशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो तो ओनर्स हो गए, और उन्होंने ही काम को मैनेज करने के लिए सेपरेट मैनेजमेंट अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी को बंद कैसे किया जा सकता है? तो कंपनी को बंद करने का, कंपनी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका, वाइंडिंग अप। अदरवाइज कंपनी गोज forever and forever. So what it says, listen, company being an artificial jurisdictional person does not die natural death. Obviously ऐसे थोड़ा ना हार्ट अटैक आ गया और कंपनी मर गई, सुना है कभी ऐसा है? या ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, कंपनी मर गई? Obviously not ना. It is created by law, carries on its affairs according to law throughout its life, and ultimately is affected by law. Generally, the existence of a company is terminated by means of winding up. तो कंपनी कैसे खत्म होगी, कैसे मरेगी? वाइंडिंग अप से ही मर सकती है। However, to avoid winding up, sometimes companies adopt strategies like reorganization, reconstruction, amalgamation, ऐसा भी कुछ कर लेती है। To sum up, companies voluntary association for profit with capital divisible into transferable shares with limited liability, having a distinct corporate entity and a common seal with perpetual succession. So this is finally the whole summary about the features of the company, है ना? बात समझ में आई? अच्छा, अभी कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए हमने? शेयर क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, है ना? फ्रीली ट्रांसफरेबल। और क्या पढ़ा हमने? कंपनी में क्या होता है? सेपरेट मैनेजमेंट होता है। और क्या पढ़ा हमने? कंपनी का काम करने की औकात कहाँ तक हो सकती है, कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है, ऑफ कोर्स एमओए में जो लिखा वहाँ तक। और क्या पढ़ा हमने? कंपनी का द एंड कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट फीचर्स जो हैं हमने कंपनी के पढ़ लिए हैं। स्टार्टिंग से याद हो गए आप लोग को? सेपरेट एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन बट हैज़ नेशनलिटी, है ना? बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि कंपनी में क्या होता है? कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। याद आ गया आई गेस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स कंप्लीट कर लिए। अब है ना, कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आप लोग को बहुत अच्छे से आती भी होंगी, जस्ट दे रखा है आपके मॉड्यूल में, तो हम एक बार कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में डिफरेंस, बहुत ही भयानक सी बात आ गई है हमारे सामने। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है बताओगे मुझे? ऐसे इन जनरल, बाद में हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, पहले ऐसे ही बता दो क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड। फर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं पता है आपको? 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक में अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अच्छा, फर्म का सेपरेट एंटिटी होता है क्या? नो। लेकिन कंपनी का सेपरेट एंटिटी यस होता है। सेपरेट एंटिटी क्या फर्म अपने नाम पे असेट होल्ड कर सकती है? कंपनी कर सकती है। तो दीज आर नॉर्मल डिफरेंसेस, वी नो ऑल द डिफरेंसेस, जितने चाहो उतने लिख लो, अनलिमिटेड डिफरेंस हैं। पढ़ देती हूँ मैं एक बार। पार्टनरशिप फर्म, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी यस सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। कंपनी में ऐसा नहीं है। किसकी है ये प्रॉपर्टी? कंपनी की खुद की है। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म,
मेंबर्स एजेंट होते हैं क्या? नो, मेंबर्स आर नॉट एजेंट, डेफिनेटली नॉट, दे आर नॉट एजेंट ऑफ द फर्म. पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, है ना, पूछना पड़ता है. आप ऐसे ही अपना स्टेक किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. लेकिन कंपनी में जो उसको करना है करो, आराम से करो. प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बाकी अदरवाइज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. तो पब्लिक कंपनी मेंबर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स, और इवन प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ. लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, कंपनी की लिमिटेड. अच्छा, ऑडिट होती है क्या पार्टनरशिप फर्म की? नो, ऑप्शनल है, ऑडिट इज ऑप्शनल. कंपनी में तो ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है. अच्छा, फर्म का क्या होगा? डिसॉल्यूशन बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. लेकिन कंपनी को डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है, तो लॉ के जो प्रोसेस है पूरा फॉलो करना पड़ेगा. ठीक बात, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. अब HUF एंड कंपनी में क्या डिफरेंस है? अगेन ये भी बहुत ही फर्जी सा डिफरेंस है. HUF में सेपरेट एंटिटी होती है क्या? नो. कंपनी में है, यस, वही सारे सेम टू सेम है. अच्छा, इसमें HUF में होमोजेनियस मेंबर्स होते हैं ना, सेम ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, है ना, ब्लड रिलेशन वाले. लेकिन कंपनी में हेट्रोजीनियस मेंबर्स होते हैं, कैसे भी, कहीं से भी, कोई भी कंट्री के, कोई भी स्टेट के, है ना, कोई भी, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबर्स के मेंबरशिप एक्वायर करने पर. HUF में सोल अथॉरिटी किसके पास होती है? कर्ता के पास. कंपनी में ऐसा होता है कि यही पर्सन देखेगा? नो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं. डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स करेंगे. यहाँ पे HUF में मेंबरशिप कैसे बनती है? बाय बर्थ बनती है ना. आप पैदा हो गए, HUF के मेंबर बन गए बाय डिफॉल्ट. ऐसे थोड़ा ना होता है मेंबरशिप में कि भाई आप पैदा हो गए, कंपनी के मेंबर बन गए. नो, यहाँ पे तो एक्वायर करने पड़ते हैं. तो शेयर परचेज करके मेंबरशिप मिलती है. HUF का रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स नॉट कंपलसरी, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो कंपनीज एक्ट में कराओगी, या बिना कराए कंपनी बन जाओगे? कराना पड़ेगा. कंपनी की डेफिनेशन फर्स्ट डे में हमने ये बात करी थी कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, है ना, याद आ रहा है आप लोग को? गवर्न बाय हिंदू लॉ जो है HUF का, उससे गवर्न होता है HUF. एंड कंपनी इज गवर्न बाय ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट 2013. चलो एक डिफरेंस और देख लेते हैं फटाफट से, LLP और कंपनी में डिफरेंस. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, ये बेसिकली एक मिक्सचर है. पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों का मिक्सचर है LLP. यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है LLP के अंदर पार्टनरशिप. अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है. तो लेट्स सी, LLP इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस वेयर कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट होता है, LLP में ऐसा नहीं होता. LLP में कौन होते हैं? पार्टनर्स. वेयरएज कंपनी में कौन होते हैं? मेंबर्स. LLP में कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसे हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वैसे ही LLP में कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं. जैसे पार्टनर्स हैं 10 ने अपने में से कुछ को इलेक्ट कर लिया जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कुछ कुछ काम के लिए, मतलब जैसे बोर्ड अपॉइंट करते हैं वैसा ही. तो लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं. ठीक है. देन ये कैसे रेगुलेट होते हैं? इनके लिए कोई एक्ट नहीं है. LLP एक्ट तो है लेकिन रेगुलेट वहाँ से नहीं होते. रेगुलेट कैसे होते हैं? म्यूचुअल अग्रीमेंट से होते हैं. इनका आपस का म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है और उसी के थ्रू ये रेगुलेट होते हैं. वेयरएज जो कंपनी है वो बाकायदा कंपनीज एक्ट से ही रेगुलेट होगी और कोई तरीका नहीं है उनके रेगुलेट होने का. ठीक है, ये जनरल बातें सारी समझ में आ गई हैं. तो हम लोगों ने सारे फीचर्स कंप्लीट कर लिए कंपनी के, डिफरेंट केस स्टडीज़ पढ़ ली है, साथ ही में कुछ हमने डिस्टिंग्विश भी पढ़ लिए हैं. तो एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, केस स्टडीज़ पे भी क्वेश्चन बन सकता है. मान लो सॉलोमन जैसा रेलेवेंट फैक्ट दे दिया और आपको बोल रहा है, या ली का कोई फैक्ट दे दिया, या RC कूपर से रेलेवेंट कोई फैक्ट दे दिया, तो आपको उस फैक्ट्स के बेसिस पे अपना आंसर रिकॉर्ड करना है. ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आ रहा है किसी को? एकदम क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज व्हाट? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल. देखो अब तक हम इतनी देर से क्या गा रहे थे, इतने टाइम से क्या गा रहे थे? सॉलोमन सॉलोमन सॉलोमन. सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग मेंबर अलग, कंपनी अलग मेंबर अलग, ऐसे गा रहे थे ना. लेकिन अब इस सॉलोमन के केस का एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन. तो हम यहां पे बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? लिफ्टिंग ऑफ या पर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल. देखो
ये कंपनी है, ये मेंबर है, इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेट एंटिटी नाम का एक कर्टेन डाल रखा है, और जब कुछ उल्टे पुल्टे कांड हुए तो वो पर्दा उठा दिया जाएगा और कंपनी को और उसके मेंबर को दोनों को एक ही समझ लिया जाएगा। तो दोनों को एक ही समझ लिया जाएगा, इसका मतलब सॉलोमन का जो प्रोविजन था, सॉलोमन केस में जो एस्टैब्लिशमेंट था, उसका एक्सेप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ना। नहीं तो क्या होगा, हर बंदा क्या करेगा, सॉलोमन के केस का सहारा लेगा और कंपनी में फ्रॉड करेगा और बोलेगा कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी को पकड़ लो, है ना। हम तो क्या ही करेंगे, ऐसा सोचना भी मत। आधा इंफॉर्मेशन, आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो एक्साइटेड हो जाओ और आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे आइडिया स्टार्ट हो जाए कि सोनू मैम ने बताया था कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, अब तो उठा करके कंपनी बनाते हैं और कांड करते हैं। रुक जाओ, अगर ऐसा सोचा ना तो रुक जाना जरा सा और अभी समझ लेना कि अगर तुमने ऐसे कांड किए ना तो फिर उसके क्या नतीजे होंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस डॉक्ट्रीन। तो एक बार लैंग्वेज पढ़ देती हूँ उसकी, फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस पढ़ेंगे आज। सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज एंड इट मस्ट बी यूज फॉर लीगल बिजनेस पर्पस ओनली, है ना। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है तो फिर आप लीगल पर्पस के लिए यूज करो ना इस बेनिफिट को, ये थोड़ी ना इलीगल पर्पसेस के लिए यूज करोगे। वेयर अ फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट use is made, then individual concerned will not be allowed to take the benefit of separate legal entity। तो तुमने अगर fraudulent एक्टिविटी करी तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा। Lifting up of corporate will means disregarding the separate legal entity of a company and identifying the realities which lay behind the लीगल फेसेट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो भी आपने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके एक्चुअल में अंदर जाके देखा जाएगा कि एक्चुअल में कौन कौन क्रियाकांडी है, किसने कांड किया था, एक्चुअल में वो पर्सन कौन है जो ये सारे कांड कर रहा है, तो उसको ढूंढा जाएगा फिर, है ना। तो लेट्स सी। अब देखो इसमें ना दो टाइप के केसेस हैं। एक तो है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस में दे रखा है, तो वो जो जनरल बातें हैं, इसमें 2-3 सेक्शंस दे रखे हैं बस, तो उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। व्हाट इट सेज, सेक्शन 7 में दे रखा है एक तो कि अगर तुमने इनकॉर्पोरेशन में कुछ लफड़ा किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह दी, तो देख लेना फिर तुम, है ना। हम उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ेंगे किन किन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। तो एक तो है सेक्शन 7 की बात, ठीक। एक है सेक्शन 251 जो बोलता है कि अगर तुमने रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तुमने कंपनी का फ्रॉडुलेंटली नाम हटाने का ट्राई किया, सेक्शन 251 में शॉर्टकट है बेसिकली कंपनी के वाइंडिंग अप का। तो अगर तुमने फ्रॉडुलेंटली कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटवाया ताकि तुम्हारी लाइबिलिटीज अराइज ना हो, तो फिर देख लेंगे हम तुम्हें, है ना, कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगा। एंड सेक्शन 339 डील्स विद लाइबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे तुमने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की तो भी कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 सेक्शंस है ना कंपनीज एक्ट के, ये तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में बोलते ही बोलते हैं, लेकिन अब तक ढेरों अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे जजमेंट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे कि किन किन केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, तीनों सेक्शंस के बारे में पता चल गया। इनकॉर्पोरेशन में कुछ लफड़ा किया, है ना, कंपनी का नेम रिमूवल में कोई लफड़ा किया, या वाइंडिंग अप के वक्त कोई लफड़ा किया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की, तो कंपनी कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगी और जो एक्चुअल में गुनहगार हैं उनको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा। चलिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में वेरियस जो केसेस हैं कोर्ट के केसेस, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन से केस में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। स्टार्ट करें, चलो तो फिर लेट्स सी। हाँ जी, अपना कंसंट्रेशन फटाफट से इस वीडियो पे लेके आ जाओ, बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो कि क्या लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं केस स्टडीज के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की। पहला केस है फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट का। फ्रॉडुलेंटली अगर कंपनी बनाई गई है, फ्रॉड इंटेंशन से बनाई गई है, कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगी। और इसका पहला केस जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज जॉन्स वर्सेस लिपमैन।
जॉन्स वर्सेस लिपमैन। अब क्या स्टोरी इनकी, स्टोरी सुना दूँ आप लोग को, है ना, समझ में आ जाएगा पूरा सब कुछ। सबसे पहले ये दो लोग थे, एक था मिस्टर जॉन्स, एक था मिस्टर लिपमैन। ये जो मिस्टर लिपमैन था ना, ध्यान से सुनना, मिस्टर लिपमैन जो था उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी, और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा था। He was willing to sell his property। इसीलिए उसने मिस्टर जॉन्स के साथ एक सेल अग्रीमेंट एंटर किया। इस सेल अग्रीमेंट में उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लिए कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल होगा, मतलब कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। मिस्टर जॉन्स ने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी के टाइटल पेपर चेक करने हैं, साथ ही फंड्स अरेंज करने हैं, उसके लिए आई नीड सम टाइम, दैट्स व्हाई दे एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट। मिस्टर जॉन्स से लेट्स अज्यूम उसने बोला कि मुझे कुछ पीरियड दे दो, 1 महीने का, 2 महीने का, जितने में मैं टाइटल चेक कर लूँ, पैसे का अरेंजमेंट कर लूँ। तो ऑब्वियसली सेल डीड बनने से पहले अग्रीमेंट किए ही जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट डन हो गया और उसके बदले में जॉन्स ने क्या दे दिया, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी दे दी। अब जैसे ही दोनों के बीच में डील डन हुई तो मिस्टर जॉन्स लग गया प्रॉपर्टी के टाइटल पेपर चेक करवाने में, फंड्स अरेंज करने में, ताकि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। अब कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो घर में थोड़ी ना तिजोरी में पैसे पड़े, मैं तिजोरी खोली पैसा निकालो दे के आ गए, ऑब्वियसली नॉट। और अगर पड़े भी हैं, तुम्हारी तिजोरी में इतने पैसे पड़े कि तिजोरी खोलो और पैसे बाहर निकल जा रहे हैं, तब भी स्टिल प्रॉपर्टी का टाइटल तो चेक करवाओगे ना, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब इन द मीन वाइल मिस्टर लिपमैन जो है ना, उसके फ्रेंड ने बोला, लिपमैन तुमने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? जितने प्राइस में तुमने सेल किया ये प्रॉपर्टी बूस्ट अप होने वाली है और इस प्रॉपर्टी का प्राइस ये मानना डबल ट्रिपल होने वाला है। लिपमैन सोचता हो ये क्या कर दिया मैंने तो प्रॉपर्टी ही बेच दी, अब मैंने इतने कम प्राइस में प्रॉपर्टी बेच दी जबकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली थी। उसके फ्रेंड ने बोला यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आने वाली है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने वाली है, जिससे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला था, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुमने प्रॉपर्टी बेच दी। अब लिपमैन बेचारा बहुत दुखी हो रहा था, मैंने क्यों बेच दी। उसके फ्रेंड ने बोला, अरे यार अभी तूने रजिस्टर्ड थोड़ा ना कराई है प्रॉपर्टी को, अग्रीमेंट ही तो किया है ना, अग्रीमेंट ही तो किया है, कोई बात नहीं, अग्रीमेंट ब्रीच कर देते हैं और ब्रीच करके कॉम्पनसेशन दे देना। तेरा कॉम्पनसेशन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, कोर्ट बोलेगा तो बोल देना, कॉम्पनसेशन दे देना, पर तू डायरेक्टली ऐसे बच तो नहीं पाएगा। कोर्ट बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात, है ना, बोलेगा कोर्ट, बोले नहीं प्रॉपर्टी का मामला है, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन भी देना पड़ जाएगा और प्रॉपर्टी भी जाएगी। तो एक काम कर दो, डू वन थिंग। तो लिपमैन ने बोला, हाँ बोल क्या करूँ, जल्दी बता क्या करूँ। तो तू एक काम कर, एक कंपनी बना। लिपमैन ने कंपनी बनाई और उसको बोला तू एक काम कर, ये जो लैंड है ना, जो लैंड है ना, इस कंपनी को बेच दे। अगर ये लैंड कंपनी की हो जाएगी, कंपनी की तो सेपरेट एंटिटी है ना, पढ़ा है ना हमने सोलोमन में, कंपनी की सेपरेट एंटिटी, तो कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, और जब तुम कंपनी के नाम पे इसको रजिस्टर्ड कर दोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी ही नहीं, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ही नहीं आएगी। तो लिपमैन ने बोला, क्या आइडिया दिया यार, धांसू आइडिया। यहाँ पे लिपमैन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई फटाफट से और इस लैंड को क्या कर दिया, कंपनी को बेच दिया, ताकि उसको सेल डीड एग्जीक्यूट ना करनी पड़े। अब ये जो जॉन्स हैं उसने प्रॉपर्टी के पेपर चेक कराए, सब कुछ गुड था, पैसा अरेंज कर लिया है। अब लिपमैन को फ़ोन लगाया जा रहा है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो उसे घर पहुंचा, अरे यार लिपमैन क्या हो गया यार, मैंने सारे पैसे अरेंज कर लिए हैं, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, अर्नेस्ट मनी दे रखा है, तो तुम सेल डीड एग्जीक्यूट करो, मैं बाकी का पैसा दे देता हूँ तुम्हें। लिपमैन बोलता है, सॉरी जॉन, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने, क्यों कुछ नहीं हो सकता? बोले यार ये प्रॉपर्टी अब मेरी है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी किसी कंपनी की है, आई एम सो सॉरी, मैं तेरा अर्नेस्ट मनी लौटा दूंगा।
जॉन से बोला तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तूने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है मेरे साथ, मैं तेरे चक्कर में 2 महीने से प्रॉपर्टी के लिए पैसे अरेंज कर रहा था, तूने प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दी, इतनी हिम्मत। एंड जॉन्स को गुस्सा आया और उसने क्या किया, कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर दिया। जज साहब, इस लिपमैन ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर्टी मुझे सेल करेगा, लेकिन उसने एक कंपनी बना करके, खुद की एक कंपनी बना करके उसको ही प्रॉपर्टी बेच दी। आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए, मुझे प्रॉपर्टी दिलवाइए। लिपमैन सेड, सॉरी जज साहब, सॉरी गलती हो गई, कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ मैं, अब तो प्रॉपर्टी मेरे पास है भी नहीं तो मैं क्या करूँ, ये प्रॉपर्टी तो अब कंपनी की है, कंपनी सेपरेट पर्सन, अब क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए अब कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई अग्रीमेंट है ही नहीं, तो ठीक है मैंने ब्रीच किया है अग्रीमेंट का, आप जो बोलोगे वो कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। तो कोर्ट सेड, अच्छा ओके, लिपमैन बहुत होशियार हो रहा है ना। यहाँ पे जो लिपमैन है उसके दिमाग में अलग ही आइडिया चल रहा है, सोलोमन केस इतना ज़्यादा रट लिया उसने कि भैया सेपरेट एंटिटी सेपरेट एंटिटी। लेकिन कोर्ट सेड, व्हाट कोर्ट सेड, लिपमैन ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कंपनी इज क्रिएटेड फ्रॉडुलेंटली एंड इसीलिए कंपनी को और लिपमैन को हम एक ही मानते हैं, इनके बीच का कॉर्पोरेट एंटिटी का जो पर्दा है वो हटा दिया गया, लिफ्ट कर दिया गया और दोनों को एक ही पर्सन मान लिया गया। अब कोर्ट ने बोला तुम एक ही हो, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, करो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि तुमने ये कंपनी फ्रॉडुलेंटली बनाई थी, तुमने कंपनी इसलिए बनाई थी ताकि तुम्हें ये सेल डीड एग्जीक्यूट ना करनी पड़े। तुम्हारा इंटेंशन क्लियर कट था जॉन्स को धोखा देना, तो क्योंकि तुमने जॉन्स को धोखे देने के लिए कंपनी बनाई और वहाँ पे एसेट को ट्रांसफ़र किया, तो ये ट्रांसफ़र हम वैलिड नहीं मानते हैं, कंपनी और तुमको एक मानते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, और जब तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो और जॉन्स को प्रॉपर्टी लौटाओ। तो हद मार के बेचारे को वापस से प्रॉपर्टी लौटानी पड़ी, तो इतना सब कुछ धोखा देने की और कांड करने की कतई ज़रूरत नहीं थी डेफिनेटली। तो आप अगर सोच रहे हैं कि सोलोमन से बच जाएंगे तो डेफिनेटली नहीं बच सकते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कहीं भी करोगे तो सफाया हो जाएगा। तो दिस वॉज द लीडिंग केस इन केस ऑफ फ्रॉड। तो हमने अभी जो केस स्टडी पढ़ा दैट इज ऑफ जॉन्स वर्सेस लिपमैन। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए अगर कंपनी बनाओगे तो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, डिफरेंट केस स्टडीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू सो मच।